हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, भूगोल में हम आज दो मुख्य टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक होगा बादल और बादलों के प्रकार, और दूसरा मुख्य टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। जैसे कौन कौन से प्रमुख जलवायु क्षेत्र हमारे विश्व में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे कि विषुवतीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा, सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पर होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पर होगा, और स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी को पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर आधारित टॉप 30 एमसीक्यूज। और फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा सौर मंडल या सौर परिवार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बादल क्या है। देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि जब वायुमंडल में जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा हो जाता है, जलवाष्प हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब ये ऊपर उठकर ठंडा हो जाता है और सूक्ष्म जल कणों या बर्फ के क्रिस्टलों में बदल जाता है, तो बादल बनते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आएंगी, गर्मी होगी, तापमान बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण होगा, और ये वाष्पीकरण ऊपर उठेगा, ठंडा होगा, फिर ये छोटे छोटे जल कणों या बर्फ के क्रिस्टलों में बदल जाएगा। इसी को बादल कहते हैं। और ये जो बादल हैं पृथ्वी की सतह पर विभिन्न ऊंचाइयों पर तैरते रहते हैं। ऊंचाई के आधार पर हमने बादलों को कई प्रकार में बांटा है। तो इसी को हम कहते हैं बादल मौसम या वर्षा और जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारण। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया बादल क्या है। अब आगे देखते हैं बादल बनने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला मुख्य कारण तो वाष्पीकरण है। दूसरा मुख्य कारण, ये जो वाष्पीकरण है ये होता है, और दूसरा कारण ये है कि ये ऊपर उठता है। जब गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और फिर ठंडी होती है। उसके बाद संघनन हो जाता है, और संघनन होने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण कह लो या कुछ भी जो हमारे वातावरण में रहते हैं, उसमें ये वाष्पीकरण चिपकने लगता है, और फिर बूंदों के रूप में या बर्फ के क्रिस्टलों के रूप में बदलकर बादलों का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बादल बनने के तीन मुख्य कारण। अब आगे चलते हैं बादलों के प्रकार। देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमने ऊंचाई के आधार पर बादलों को मुख्यतः चार प्रकार में बांट रखा है। कौन कौन से वो प्रकार हैं? बहुत ही मुख्य प्रश्न आपके यहाँ से बनते रहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, बादल का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बादलों के मुख्य प्रकार। और मैंने आपको बताया बादलों को मुख्यतः हमने ऊंचाई के आधार पर चार भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन से वो चार भाग हैं? देखो, पहला प्रकार कह लो या भाग कह लो, बादलों को हमने ऊंचाई के आधार पर बांटा। तो पहला है ऊंचाई पर बनने वाले बादल। और ये कितनी ऊंचाई पर बनते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल बनते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमने ऊंचाई के आधार पर जो हमारी परतें हैं उनको पढ़ा, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमने इनकी ऊंचाई भी जानी थी अच्छे से। तो ये जो हमारे बादल बनते हैं, मैंने आपको बताया था जो क्षोभ मंडल है, सारी प्रक्रिया इसी क्षोभ मंडल में होती है। और इस क्षोभ मंडल की मैंने आपको ऊंचाई बताई थी, कितनी थी बताइए? लगभग लगभग ये आपका काम है चेक करना। मैंने बताया था ध्रुवीय क्षेत्र पर ऊंचाई कुछ कम होती है, और जो भूमध्य रेखा है वहां पर ऊंचाई कुछ ज्यादा होती है। तो जितने भी प्रकार के हमारे ये मौसमी से संबंधित घटनाएं घटती हैं, जैसे कि बादलों का घटना, तूफान आना, वर्षा होना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार। तो पहला प्रकार, जो ऊंचाई के आधार पर जो सबसे ऊंचे बादल बनते हैं, वो है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ये जो ऊंचे बादल बनते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपके सामने हैं। देखो, पहले प्रकार का जो सबसे ऊंचे बादलों में बनता है वो है सिरस। इसको साइरस भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये पतले होते हैं, इनकी जो मोटाई होती है ज्यादा मोटी नहीं होती, रेशेदार होते हैं, धुंधले होते हैं, सफेद होते हैं, और साफ मौसम होते हैं, और ऊंचाई पर हवा तेज चलती है इन बादलों से। तो आपको समझ में आया होगा, ऊंचाई के आधार पर पहला हमारे सामने बादल है सिरस बादल, जिसको साइरस बादल भी कहते हैं, और इनकी विशेषता आपके सामने ये रही। दूसरा बादल जो ऊंचाई पर बनता है उसको बोलते हैं सिरसो क्यूम्यूलस। ये छोटे छोटे सफेद ढेर के जैसे होते हैं, जैसे मछली की वो होती है ना आकृति, मछली का जो आप पैटर्न देखोगे उसी के आकार के दिखते हैं। इनको कहते हैं मछली के तराजू जैसा पैटर्न, या मछली के जैसा जो बादल दिखते हैं उनको बोलते हैं सिरसो क्यूम्यूलस। ये भी ऊंचाई पर बनते हैं। और तीसरे प्रकार का बादल जो आपको ऊंचाई पर देखने को मिलेगा वो है सिरसो स्ट्रेटस। इनकी खास विशेषता ये है कि ये बादल, ये भी पतली परत होती है इनकी भी, और जो सूरज या चांद होते हैं उनके चारों ओर हल्का सा घेरा बनाते हैं।
इनको बोलते हैं सिरसो स्टेटस बादल। तो ये बादलों का पहला प्रकार जो ऊंचाई के आधार पर मैंने आपको बताया, मुख्यतः 3 प्रकार के बादल आपको देखने के मिलेंगे ऊंचाई पर। पहला आपके सामने है सिरस बादल, और दूसरा बादल आपके सामने है सिरसो क्यूमुलस, और तीसरा है सिरसो स्टेटस। कभी-कभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये होंगे और एक अलग सा दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सबसे ऊंचे बनने वाले बादलों में से कौन सा नहीं है। तो आपको इन तीनों का नाम याद होना चाहिए। ये सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, और कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? 6 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर बनते हैं। अब बात करते हैं बादलों के अगले प्रकार की, जो कि मध्य स्तर के बादल कहलाते हैं। देखो, बादलों का दूसरा प्रकार मध्य स्तर के बादल। ये कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? ये बनते हैं 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इनको बोलते हैं मध्य स्तर के बादल। अब ये मध्य स्तर के बादल कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपके सामने है। देखो, पहला मध्य स्तर का बादल होता है जिसको कहते हैं एल्टो क्यूमुलस। इसकी विशेषता ये है कि ये छोटे छोटे धब्बेदार और सफेद होते हैं। इनको धूसर बादल भी कहते हैं, और मौसम में बदलाव का संकेत इन्हीं बादलों से मिलता है। एल्टो क्यूमुलस बादल। दूसरे बादल जो मध्य स्तर के बादल कहलाते हैं वो है एल्टो स्टेटस बादल। ये भी धूसर रंग की पतली चादर के होते हैं, और इनके कारण जो सूरज है वो धुंधला दिखता है। तीसरा, आगे जो मध्य स्तर के बादल है, अच्छा सॉरी, 2 ही बादल हैं मध्य स्तर के बादलों में, 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं मुख्य बादल। और जो तीसरा है, तीसरा मतलब ये जो हमारे तीसरा प्रकार है बादलों का, जिसको हमने सी कहा, ये निचली ऊंचाई के बादल हैं, सबसे नीचे बनते हैं। देखो, बादलों को 3 प्रकार में बांट दिया हमने ऊंचाई के आधार पर। हमने ये तो पढ़ लिया है कि ये हमारी धरातल है, और इस धरातल से लगभग एवरेज की हम बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने क्षोभ मंडल पढ़ा। भाई, इधर ध्रुवों पर कुछ ऊंचाई होती है, इधर कुछ और अलग होती है। इधर 8 किलोमीटर होती है, मैं आपको बता देता हूँ। 0 से लेकर 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की, और जो भूमध्य रेखा है वहां पर 18 किलोमीटर तक ऊंचाई हो जाती है क्षोभ मंडल की। तो जब हम दोनों का एवरेज लेंगे तो वो 26 किलोमीटर आता है। तो हमने कह दिया जो क्षोभ मंडल की परत है वो लगभग लगभग 13 किलोमीटर तक मानी गई है। तो इस 13 किलोमीटर के दायरे में ही पृथ्वी से लेकर ऊपर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम। पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हमें बादल देखने को मिलते हैं। तो पहले बादल हमने देखा जो सबसे ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, उनको हमने कहा ऊंचे स्तर के बादल, जो कि 6 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखो, ये हमारी धरातल है, और ये हमने बता दिया ये हमारा क्षोभ मंडल है। तो यहां से हमने बात करी, यहां से 0 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचले स्तर के बादल मिलेंगे। ये 2 किलोमीटर है ऊंचाई। फिर 2 किलोमीटर से आप 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य स्तर के बादल देखोगे, और फिर 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप ऊंचे स्तर के बादल देखोगे। तो हमारे पास कुल 3 प्रकार के बादल होते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा सबसे ऊंचे स्तर के बादल, जो कि कुल 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ा मध्य स्तर के बादल, और फिर हमने पढ़ा निचले स्तर के बादल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निचले स्तर के बादल। इनकी ऊंचाई मैंने आपको बताई, 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बनते हैं निचले स्तर के बादल। देखते हैं इनकी क्या विशेषता है, इनके प्रकार और विशेषता। तो देखो, इनके प्रकार और विशेषता ये है कि ये जो निचले स्तर के बादल होते हैं, इनमें पहला बादल आपके सामने है स्ट्रेटस बादल। इनकी चादर भी धुंधली टाइप की होती है, मतलब इनका जो कलर होगा आपको धुंधला धुंधला से दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं धुंध टाइप का। और इनसे आसमान ढक जाता है, और इन्हीं बादलों के कारण हल्की हल्की जो फुहार पड़ती है वो स्ट्रेटस बादल होते हैं। दूसरे प्रकार के बादल जो निचले स्तर के बादल हैं वो है स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल। ये सफेद कलर के बड़े बड़े टुकड़े और हल्की हल्की बारिश के कारण, मतलब इनका जो कलर होता है सफेद होता है, और बड़े बड़े टुकड़ों के आधार में दिखाई देते हैं, और इन बादलों के कारण हल्की हल्की बारिश हो सकती है। तीसरे बादल जो निचले स्तर पर मिलते हैं वो है निम्बो स्टेटस बादल। ये गहरे रंग के होते हैं, और इनकी जो परत होती है, जो इनकी मोटाई होती है, मतलब काफी मोटी होती है, और जो लगातार वर्षा और बर्फबारी होती है वो निम्बो स्टेटस बादलों के कारण ही होती है। निम्बो स्टेटस बादल, जो कि लगातार वर्षा और बर्फबारी का कारण बनते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको आगे बताए हैं कौन कौन से बादल आपको मुख्यतः याद रखने हैं। फिलहाल मैं आपको बस एक पूरा डिटेल बता रहा हूं कि हमारे पास कितने तरह के बादल बनते हैं। तो ये मुख्यतः 3 तरह के बादल बनते हैं ऊंचाई के आधार पर। सबसे ऊंचे बादल 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेंगे। मध्य स्तर के बादल 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेंगे, और निचले स्तर के बादल 0 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेंगे।
अब चौथे प्रकार के बादल देखो, ये ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल हैं। इनका नाम ही रखा ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल, क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट। तो इनकी क्या खास बात है? देखो इनकी खास बात यह है, इनके पहले प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार है क्यूमुलस बादल। ये जो कपास के ढेर जैसे दिखाई देते हैं, इनको कपासी बादल भी कहते हैं। कपास के ढेर जैसे जो बादल दिखाई देते हैं उनको कहते हैं क्यूमुलस बादल। और इन बादलों से मौसम साफ रहता है, लेकिन हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है क्यूमुलस बादल, इनको कपासी बादल भी कहते हैं। दूसरा बादल जो हमारा दिखता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के कारण बनते हैं, वो है क्यूम्यूलोनिम्बस। ये ऊंचाई तक बड़े विशाल काले बादल होते हैं। और इन बादलों के कारण, ये जो बादल है क्यूम्यूलिम्बस, इन बादलों के कारण आंधी तूफान, बिजली और भारी बारिश होती है। आंधी तूफान और बिजली और भारी बारिश क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों के कारण होती है। आशा करता हूं आपको ये बादल समझ में आए होंगे। अब देखो मैंने आपको मुख्य मुख्य बादलों की लिस्ट बनाकर दी है, ताकि आपको परीक्षा में कुछ हिंट मिल जाए कौन से मुख्य प्रकार के बादल हैं। पहला बादल आपके सामने है सीरस या साइरस बादल कहते हैं। ये सबसे ऊंचे, रेशेदार और इन बादलों के कारण मौसम साफ होता है। साइरस बादल सबसे ऊंचे होते हैं, रेशेदार होते हैं और इन बादलों से मौसम साफ रहता है। दूसरा प्रकार का बादल है क्यूमुलस बादल, जो कि कपास के ढेर जैसे दिखाई देते हैं और इन बादलों के कारण भी मौसम साफ ही रहता है। ये आपको मुख्य बातें याद रखनी है बादलों के संबंध में। और तीसरे प्रकार के बादल जो आपके सामने हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस बादल। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के कारण आंधी आती है, तूफान आते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए आंधी और तूफान किन बादलों के कारण आता है, तो आप कह दीजिएगा क्यूमुलोनिम्बस। चौथे प्रकार के बादल जो मुख्य आप हमारे लिए है वो है स्ट्रेटस बादल, जो कि नीचे फैली चादर के समान होते हैं और हल्की फुहार इन्हीं बादलों के कारण आती है। हल्की फुहार जो पड़ती रहती है वो इन्हीं बादलों के कारण आती है। और जो पांचवें बादल आपको याद रखने हैं, जिनको बोलते हैं निम्बो स्टेटस, इन बादलों के कारण लगातार वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ प्राकृतिक बादलों के नाम बताए ऊंचाई के आधार पर, और कुछ मुख्य जो आपको याद रखने हैं। तो ये थे प्राकृतिक बादल। लेकिन इंसानों ने आजकल क्या क्या नहीं कर लिया है। कृत्रिम बादलों का निर्माण भी इंसान कर चुका है या लगातार करने के प्रयास में है। तो ये मैंने आपको प्राकृतिक बादल बताए। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम बादल, जिनको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड्स या क्लाउड सीडिंग भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है। तो देखो कृत्रिम बादल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक बादल मैंने आपको बता दिए हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं वो प्राकृतिक बादल हुए। और जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिनको आर्टिफिशियल क्लाउड्स कहते हैं या क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, कहां कहां पर बनाए जा चुके हैं। तो देखो पहले परिभाषा की बात करें तो ऐसे बादल जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनते बल्कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम बादल कहते हैं। भाई नाम से पता चल रहा है, कृत्रिम मतलब जो बनाए गए हो, आर्टिफिशियल हो। और इन कृत्रिम बादलों को आमतौर पर क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग। बात करते हैं इनकी विधि की, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो हवाई जहाज के माध्यम से या रॉकेट तोप के जरिए जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस, जिसको बोलते हैं ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो हवाई जहाज के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से इनमें से या इन सभी का छिड़काव किया जाता है। इनमें से किसी एक का या इन सभी का छिड़काव किया जाता है। किस किस का? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या ड्राई आइस। आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कृत्रिम बादलों के निर्माण के लिए कौन कौन सी इनमें से जरूरी गैसें हैं या कौन कौन से प्रमुख पदार्थ हैं। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या ड्राई आइस। इनका छिड़काव किया जाता है रॉकेट के माध्यम से या हवाई जहाज या वायुयान, आप कुछ भी कह लीजिए। जहां पर बादल बनाने होते हैं, वर्षा करवानी होती है, तो वहां पर उस एरिया में इन पदार्थों में से किसी एक का या सभी का छिड़काव किया जाता है। और फिर इनके छिड़काव से क्या होता है, ये रसायन जलवाष्प को आकर्षित करते हैं। और जब जलवाष्प आकर्षित होगा इन रसायनों के ऊपर, तो फिर बूंदें बनेगी। और जब बूंदें बनेगी तो बरसात भी होगी। तो बूंदें बड़ी हो जाने पर वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। कृत्रिम बादलों का मुख्य उद्देश्य यही है। जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हो या वहां पर किसी कारणों से वर्षा बहुत जरूरी हो चुकी हो कि वर्षा होनी ही चाहिए, तो फिर वहां पर कृत्रिम बादलों का निर्माण कराया जाता है।
क्यों कराया जाता है? देखो, ये उद्देश्य सामने लिखा है आपके। भाई, कृत्रिम बादल क्यों बनाए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत साफ है। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो सूखा है, सूखा प्रभावित क्षेत्र, वहां पर वर्षा करवाना उद्देश्य होता है। या फिर धूल प्रदूषण कम करना हो, अगर प्रदूषण ज्यादा हो गया हो, धूल ज्यादा हो, जैसे कि दिल्ली में स्मॉगिंग की हम देखते हैं समस्या हो जाती है, तो वहां पर भी कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो, जो धूल है वो कम हो। तो ये उद्देश्य है कृत्रिम बादल बनाने के। और भी उद्देश्य आपके सामने हैं, जैसे कि अगर कृषि आपकी पानी के कारण सूखती जा रही है, तो यहाँ पर तीसरा उद्देश्य कृषि को सहारा देना है। और चौथा उद्देश्य है बड़े आयोजनों के समय बारिश रोकना या कम करना है। जैसे कि कौन कौन से आयोजन है, सपोज कहीं पर आपके वर्ल्ड लेवल के गेम हो रहे हो या कुछ प्रोग्राम हो रहे हो और वहां पर वर्षा ना हो, आप चाहते हो कि वहां पर बरसात ना हो, अदरवाइज हमारा जो आयोजन है वो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें समस्या आ जाएगी। तो वहां पर उनको रोकने के लिए या उनको करवाने के लिए भी कृत्रिम बादलों का निर्माण कराया जाता है। अब बात ये करते हैं कि क्या कृत्रिम बादल हमेशा काम करते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि हमेशा 100% सफल हो ये जरूरी नहीं है। और दूसरा, सबसे महंगी प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा खर्च इसमें लग जाता है कृत्रिम बादल बनाने में, महंगी प्रक्रिया होती है। और तीसरा, पर्यावरण व स्वास्थ्य पर शोध जारी है। भाई, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। हम कोई चीज जबरदस्ती करवा रहे हैं, बादल प्राकृतिक रूप से बनते हैं तो उसका अलग कारण होगा, लेकिन अगर आप कृत्रिम रूप से बादल बनाओगे तो उन कृत्रिम बादलों का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर अभी शोध जारी है, लगातार उस पर रिसर्च चल रही है। और हमारे वैज्ञानिक लोग इसी खोज में लगे हुए हैं कि जो कृत्रिम बादल बनते हैं उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं पर्यावरण में और क्या स्वास्थ्य पर उनका फर्क पड़ सकता है। अब ये कृत्रिम बादल कहाँ कहाँ बनाए जा चुके हैं, उनके उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो, पहला उदाहरण हमारा भारत है। हमारे भारत में कृत्रिम बादलों का निर्माण करवाया जा चुका है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? देखो, भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, इन क्षेत्रों में कृत्रिम बादलों का निर्माण करवाया जा चुका है। उसी प्रकार चीन में जब ओलंपिक खेल हो रहे थे उस समय कृत्रिम बादल करवाए गए, बनवाए गए। और उसी प्रकार अमेरिका अमेरिका में कैलिफोर्निया में भी कृत्रिम बादलों का निर्माण कराया जा चुका है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जहां पर आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए गए। हमारा इंडिया भी उनमें है, चीन और अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कुछ बादल और बादलों के प्रकार। और यहीं से आपसे अगर कोई प्रश्न बनेगा बादलों से संबंधित, क्लाउड जिनको बोलते हैं, बादल मतलब क्लाउड, तो यहीं से आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बादलों के प्रकार, ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से बादल होते हैं, किस बादल के आधार पर वर्षा होती है, किसके आधार पर आंधी आती है, किसके आधार पर तूफान आते हैं, कौन से बादल साफ होते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो क्लाउड होते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड, कृत्रिम बादल, वो कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से रसायन हैं जिनका छिड़काव किया जाता है। यहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया बादलों से संबंधित, तो यहीं से आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास का पहला टॉपिक था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लास के दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है विश्व के जलवायु प्रदेश। जैसे कि आपके सामने है, विश्व के जलवायु प्रदेश। सबसे पहले ये समझते हैं कि जलवायु होती क्या है, किसे कहते हैं जलवायु। तो देखो, जलवायु जब हम पिछले 30 से 35 वर्षों का एवरेज निकालते हैं मौसम का, 30 से 35 वर्षों का औसत, उसको कहते हैं जलवायु। जैसे हम कहते हैं क्लाउड, आजकल कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन जिसे कहेंगे। तो ये जो जलवायु है, ये पिछले 30 से 35 वर्षों का जो औसत होता है मौसम का, उसको हम जलवायु कहते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से क्षेत्रों पर, कहाँ पर अधिक वर्षा पाई जाती है, कहाँ पर घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पर सूखा ही सूखा पाया जाता है, और कहाँ पर भयंकर सर्दी पाई जाती है। तो हम हमारी पृथ्वी पर यही खोज करने की कोशिश करेंगे आज। हमारे वैज्ञानिकों ने जो कि डिसाइड कर लिया है पहले ही कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा मिलेगी, ये क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान मिलेंगे, इस क्षेत्र में सूखा मिलेगा और इस क्षेत्र में बर्फबारी मिलेगी। तो हम उन्हीं को समझने जा रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो दुनिया है, हमारी दुनिया, वहां पर किन किन अक्षांशों के मध्य किस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो देखो, परिभाषा आपके सामने है। परिभाषा में कहा गया है कि किसी क्षेत्र की तापमान
वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब और पवनों के लंबे समय के औसत पैटर्न को देखकर उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो ये जो लंबा समय लिखा है ना, लंबे समय का औसत पैटर्न, तो ये लंबा समय कितना है? ये समय है लगभग लगभग 30 वर्ष से 35 वर्षों के बीच का औसत। 30 से 35 वर्षों का जो कार्यकाल होता है, जो कार्यकाल नहीं, समय अवधि जो होती है, 30 से 35 वर्षों की समय अवधि, उसको कहते हैं मौसम, सॉरी, जलवायु। तो यही बात आपको लिखी गई है परिभाषा में कि किसी क्षेत्र की तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब और पवनों के लंबे समय के औसत पैटर्न को देखकर उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। अब ये जो जलवायु प्रदेश है, ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर कैसा जलवायु पाया जाएगा, इसका वर्गीकरण किया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने, जिनका नाम था डब्ल्यू कोपन, शॉर्ट में इनको कोपन कह देते हैं। तो इन्होंने जलवायु प्रदेश को 5 वर्गों में मुख्य या 5 समूह में बांटा और ये 5 समूह का इन्होंने नाम रखा ए से लेकर ई तक। ये जो 5 समूह जलवायु प्रदेश, ये जो कोपन है, डब्ल्यू कोपन, इन्होंने जलवायु प्रदेश को 5 समूह में रखा। प्रदेश मतलब एरिया, क्षेत्र। पृथ्वी के 5 एरिया में, पृथ्वी के जो टोटल एरिया है उसको 5 भागों में बांट दिया इन्होंने, डब्ल्यू कोपन ने 5 मुख्य समूह में बांट दिया। कौन कौन से समूह? ए से लेकर ई तक, जो भी हम अभी पढ़ेंगे। और ऊंचाई के आधार पर बांट दिया, जिसको एच कहा, हाईलैंड। तो ये किसने किया वर्गीकरण? ये किया डब्ल्यू कोपन ने। आपको याद रखना होगा, कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए किस वैज्ञानिक ने जलवायु प्रदेशों को 5 समूह में बांटा और ऊंचाई के आधार पर बांटा? तो वो है डब्ल्यू कोपन। कोपन, ये नाम आपको याद रखना होगा। चलिए अब समझते हैं कौन कौन से वो 5 समूह हैं जो इन्होंने बांटे। हालांकि एक और छठा समूह भी है, पर चलिए फिलहाल हम 5 पढ़ रहे हैं मुख्यतः। तो मैं चाहता हूं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, तो आप ध्यान से समझ लेना। अगर आपने ये चित्र समझ लिया तो आगे की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये मैंने हमारी पृथ्वी बनाई। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बना देता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, कुछ कंटेंट लिखने हैं। तो मैं कुछ बड़ा कर यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। सपोज ये हमारी पृथ्वी है। चलो, ये मैंने हमारी पृथ्वी बनाई और हमारी पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश है। हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, बार बार समझने की इसको जरूरत नहीं है। ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है। ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 डिग्री अक्षांश। अब इस 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं डोलड्रम। बताइए इस बात को कौन नहीं जानता? ये जो हम 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में बात कर रहे हैं और 10 डिग्री दक्षिण में बात करेंगे, तो इस एरिया को हम कहते हैं डोलड्रम। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इस चीज को। इसको हम कहते हैं विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा 10 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर मैंने लिखा 10 डिग्री साउथ। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ है, इसको हम कहते हैं विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। एवरेज हमने इसको कह दिया 0 डिग्री। चलो पहले मैं आपको एक बार चित्र बना के समझा देता हूं। दूसरा जो क्षेत्र हमारा पाया जाएगा वो पाया जाएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र हमारा कहलाएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य, वो क्षेत्र हमारा कहलाएगा सवाना तुल्य, जो कि सूडान में है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण में ये सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और सवाना कहां पर है? सूडान में। तो ये 20 डिग्री उत्तर मैंने नॉर्थ लिख दिया और ये 20 डिग्री दक्षिण मैंने साउथ लिख दिया। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा, परेशान मत होना। फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाएगा। 20 डिग्री से 30 डिग्री की हम बात करते हैं, ये यहाँ पर आपका पाया जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। अभी हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा हो गया 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की बात कर रहे हैं और 20 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने एन लिख दिया। ये हमारा साउथ है, साउथ मतलब दक्षिण। उसी प्रकार एक और जलवायु क्षेत्र हमारा होगा 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य।
उत्तर दिशा में भी होगा और दक्षिण दिशा में भी होगा, 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य। यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 डिग्री साउथ। और फिर एक और हमारा जलवायु प्रदेश होगा जिसका नाम है 40 डिग्री से, ये 15 डिग्री का यहाँ पर गैप लगेगा, 40 डिग्री से 55 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। अभी ये मत कह देना आप हम ध्रुव पर पहुंच गए हैं, अभी हम बस जलवायु प्रदेश समझ रहे हैं। तो हमने हमारी पृथ्वी को, हमने क्या, जो डब्ल्यू कॉपन है जिन्होंने ये वर्गीकरण दिया, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को इन 5 वर्गों में बांट दिया मुख्यतः। 55 डिग्री साउथ, तो ये डब्ल्यू कॉपन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं और इस वर्गीकरण को बहुत ज्यादा मान्यता मिली क्योंकि उन्होंने बहुत सही ये वर्गीकरण दिया और इसके आधार पर हमें जो जलवायु प्रदेश है उनको समझने में बहुत आसानी होती है। तो देखो पहले प्रदेश की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं ये ले लेता हूं यहाँ पर। तो ये वाला जो प्रदेश है, ये वाला दोनों एरिया में जो प्रदेश है 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ में, 10 डिग्री नॉर्थ में, ये प्रदेश हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये एरिया, इसको हम डोलरम भी कहते हैं, याद आया होगा आपको। तो जो डब्ल्यू कोपन है, इस क्षेत्र को डब्ल्यू कोपन ने कह दिया विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। विषुवतीय जलवायु क्षेत्र, डब्ल्यू कोपन ने इसको कह दिया विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। चलिए ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को जो डब्ल्यू कोपन है, इस डब्ल्यू कोपन ने इसको कहा विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। देखो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, आप इसको पूरा लिख लीजिए। ये हो गया विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। 10 डिग्री से लेकर, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, उसको कहा गया विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी एरिया पाई जाती है, जैसे कि अमेजन नदी घाटी यहीं से निकलती है, नील नदी, कांगो नदी, और जो न्यू गिनी द्वीप है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, सब यहीं पर पाए जाते हैं। हमने अच्छे से पढ़ लिया है इसके बारे में। इसी को डोलडम कहा था हमने। यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जो जलवायु है वो उष्ण रहती है और लगातार वर्षा होती है जिसके कारण आर्द्रता भी बनी रहती है। तो डब्ल्यू कोपन ने इसको कहा विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। अब जो दूसरे प्रकार का जो क्षेत्र है, जो 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो 10 डिग्री उत्तर में हो, मतलब चाहे वो उत्तर में हो। चलो मैं थोड़ा सा इसको अलग पैटर्न से बना देता हूं। इसको चलो मैंने ये कह दिया, ये वाले क्षेत्र की अब हम बात कर रहे हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को डब्ल्यू कोपन ने क्या कहा, इस क्षेत्र को कहा सवाना या सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र। इसको कहा सवाना या सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र। देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी जगह कम है, तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते चलें। मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ये चित्र आपको बहुत काम का है, बहुत फायदा देगा आपको, ज्यादा फिर समझने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो क्षेत्र का नाम रखा गया, इसका नाम रखा सवाना या सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र। बस इसके पीछे आप पूरा लिख दीजिए जलवायु क्षेत्र। ये दूसरे प्रकार का क्षेत्र बताया डब्ल्यू कोपन ने। पहले प्रकार का तो ये है विषुवतीय जलवायु क्षेत्र, दूसरे प्रकार का सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र है। और जो तीसरा प्रकार है, जो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाया जाएगा, उस तीसरे प्रकार को पहले यहां पर मैं समझा देता हूं। ये वाला जो तीसरा प्रकार है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो तीसरा प्रकार है, इसकी बात कर रहे हैं 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो डब्ल्यू कोपन जी हैं उन्होंने कहा उपोष्ण कटिबंधीय या शुष्क जलवायु क्षेत्र। इसको कहा उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या शुष्क जलवायु क्षेत्र। ये शुष्क है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। इतना बड़ा चित्र बनाने के बाद मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा चित्र मैंने बड़ा बनाया और बड़ा चित्र बनने के कारण हमारी जगह कम रह गई है। तो ये शुष्क जलवायु क्षेत्र है, तीसरे प्रकार का क्षेत्र जो डब्ल्यू कोपन ने बताया। और इसको कौन नहीं जानता, उपोष्ण कटिबंधीय। ये वही क्षेत्र है जहां पर दुनिया के अधिकतर रेगिस्तान पाए जाते हैं। याद करो सहारा मरुस्थल, हमने पढ़ा है। याद करो अपने भारत का रेगिस्तान मरुस्थल जिसको थार मरुस्थल कहते हैं, और ईरान के, सऊदी अरब के बहुत सारे यहाँ पर
मरुस्थल पाए जाते हैं। दस्ते लुत, दस्ते कबीर याद आ रहा होगा। तो ये जो एरिया है 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य का, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, इस एरिया को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, या इसी को हम कहते हैं शुष्क जलवायु क्षेत्र। बात करते हैं तीसरे प्रदेश की, जो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये वाला 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो डब्लू कोपन है, डब्लू कोपन ने इसको कहा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ये है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, आप इसको पूरा लिख लेना, जलवायु क्षेत्र। ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, दोनों ही दिशा की हम बात कर रहे हैं। कभी आप सोचोगे नीचे क्या है? भाई पृथ्वी हमें पता है कि लघ्वक्ष आकार की है, जिसको जियोइड बोलते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो इफेक्ट उत्तर गोलार्ध में पड़ेगा वही दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। और उसके बाद जो अंतिम जो पांचवा प्रकार दिया डब्लू कोपन ने, वो दिया 40 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य। 40 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य ये वाला जो क्षेत्र है, ये 40 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य ये वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र को डब्लू कोपन ने कहा स्टेपी तुल्य क्षेत्र। 40 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको डब्लू कोपन ने कहा स्टेपी तुल्य क्षेत्र। ये स्टेपी कहाँ है, हम अभी समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 प्रकार के मुख्य स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र, ये डब्लू कोपन ने 5 प्रकार के मुख्य जलवायु क्षेत्र बताए। मुख्य जलवायु प्रदेश कह लो या क्षेत्र कह लो। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र है, वो है विषुवतीय जलवायु क्षेत्र, पहले नंबर का। इसको चलो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेन ये वाला लेकर। ये हमारे पास पहला जलवायु क्षेत्र है विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। और जो हमारे पास दूसरा है वो है सवाना तुल्य, जो कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य पाया जाता है, वो है सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र। और तीसरा जो है, जो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाया जाएगा, वो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, या जिसको बोलते हैं शुष्क जलवायु क्षेत्र। और चौथा जलवायु क्षेत्र है जो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पाया जाएगा, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। और पांचवा जो जलवायु क्षेत्र जो डब्लू कोपन ने बताया, वो बताया स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। ये पांचवें प्रकार का हमारे पास जलवायु क्षेत्र। तो डब्लू कोपन ने ये 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हमें बताए। हालांकि छठे प्रकार का इसमें बाद में जोड़ दिया गया। एक और हमारे पास ये जो एरिया है 30 डिग्री से 40 डिग्री का, इस एरिया में एक और जोड़ दिया गया, जिसको बोलते हैं पूर्वी चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट नोट जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य है। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अगर आप नोट कर रहे हो तो 30 डिग्री से, नोट करके लिखो, 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य पूर्वी चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बिल्कुल विपरीत है। चलिए अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, नोट करते हैं क्या क्या खास बात इनके बारे में है। अभी हम सारी चीजें यहां पर समझ जाएंगे। देखो यहीं पर अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो, अगर नहीं भी है तो फिर मैं आपको चाहता हूं कि आप जैसो, चलो एक सेकंड, नहीं है तो आप दूसरे पेज पर नोट कर लीजिए। ये जो सवाना तुल्य या सूडान तुल्य है, इस सवाना तुल्य में और भी क्षेत्र पाए जाते हैं, पर मुख्य जो प्रमुख एरिया है, ज्यादा एरिया है, वो सवाना में पाया जाता है, सूडान में, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है सवाना तुल्य क्षेत्र। तो इस सवाना तुल्य क्षेत्र को चलिए पढ़ते हैं पहले हम, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कोई बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार मैं फिर से आपको कह देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। इसकी हमने परिभाषा जानी, 30 से 35 वर्षों का जो औसत होगा तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब आदि का, उसको हम कहते हैं जलवायु। और इस जलवायु प्रदेश को 5 भागों में या 5 समूह में बांट दिया गया। किसने बांटा? डब्लू कोपन ने। कौन कौन से वो 5 समूह है मैंने आपको बताए। पहला समूह है विषुवतीय जलवायु क्षेत्र, दूसरा है सवाना जलवायु क्षेत्र, तीसरा है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, और चौथा है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, और पांचवा है स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। अब इन एक एक को हम पढ़ना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें खास बात है। पहला प्रदेश आपके सामने है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, इसी को बोलते हैं विषुवतीय जलवायु क्षेत्र। आप कंफ्यूज मत हो जाना,
विषुवतीय रेखा आप याद करो, भूमध्य जो हमारे पास जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, उसको हमने कितने नाम से जाना था? उसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी को हम भूमध्य अक्षांश कहते हैं, उसी को विषुवतीय रेखा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और उसी को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उसी को ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, और उसी को डोलड्रम कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे एक ही नाम है, उष्ण कटिबंधीय, और इसी को कहते हैं विषुवतीय, इसी को हम कहते हैं विषुवतीय जलवायु प्रदेश, क्योंकि विषुवत रेखा पर है तो इसको हमने कह दिया विषुवतीय जलवायु प्रदेश। चलिए देखो, इसकी खास बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सदैव आर्द्रता पाई जाती है, कारण क्योंकि रोजाना दिन में वर्षा होती है, 24 घंटे में एक बार वर्षा होनी है, कभी कभी तो 2 बार भी हो जाती है, फिक्स है। और ये जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य पाया जाता है, और पूरे साल गर्मी रहती है और आर्द्र बनी रहती है, वर्षा अधिक होती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य का जो एरिया है, वहां पर क्या क्या पाया जाएगा? जैसे कि अमेजन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कांगो बेसिन यहीं पर पाया जाएगा, नील नदी का बेसिन, मतलब जो शुरुआत है यहीं से हमने देखा है, जो नील नदी है 0 डिग्री से निकलती है यहाँ से, और फिर कर्क रेखा पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, और फिर इंडोनेशिया द्वीप समूह, न्यू गिनी द्वीप समूह सब यहीं पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र एरिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास है सवाना। इस सवाना की क्या खास बात है, जिसको बोलते हैं सवाना तुल्य क्षेत्र, जिसको सूडान में कहा गया है? देखो, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, ये 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर भी गर्मी अधिक होती है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो ये हमारे पास है सवाना तुल्य क्षेत्र या सवाना तुल्य जलवायु। तो इसकी बात करते हैं मुख्यतः कहाँ पर पाया जाएगा, तो पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील का कुछ हिस्सा, और भारत का जो दक्कन का पठार है वहां पर सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो देखो, ये जो सवाना तुल्य है, इस सवाना तुल्य के और भी कुछ नाम है, क्योंकि मुख्यतः ये सवाना में पाया जाता है, इसलिए इसको कह दिया सवाना। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र है सवाना का, आप नोट कर लीजिए, ये सूडान में है। सूडान के अलावा भी और ये कुछ जगह पर पाया जाता है। कौन कौन सी वो जगह है, यहीं पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से भी कि जो सवाना तुल्य क्षेत्र है वो सवाना के अलावा और कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो पहला तो सवाना में पाया जाएगा। सवाना कहाँ पर है? ये सवाना है सूडान में। और दूसरा जो है, आप यहीं पर नोट कर लीजिए, दूसरा है लानोस। लानोस जो कि वेनेजुएला में है। और तीसरा है कैंपोस। कैंपोस जो कि ब्राजील में है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। कैंपोस, कैंपोस जो कि ब्राजील में है। और तीसरा क्षेत्र है यहाँ पर कानो या सेल्सबरी भी इसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कानो या सेल्सबरी। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कानो या सेल्सबरी। तो देखो, सवाना तुल्य क्षेत्र के ये अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि लानोस। आप इसको लिखना चाहें तो लानोस कहां पर है? लानोस है, एक सेकेंड, ये लानोस है वेनेजुएला में। वेनेजुएला। और जो कैंपोस है, ये कैंपोस ब्राजील में है। और जो कानो या सेल्सबरी है, ये कानो या सेल्सबरी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर मध्य भाग है वहां पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर मध्य भाग। तो देखो, सवाना क्षेत्र क्या है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका बहुत अभाव रहता है, दूर दूर तक आपको कोई पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, लेकिन बड़े बड़े घास के मैदान आपको इस सवाना क्षेत्र में मिलेंगे। और गर्मी के कारण कभी कभी बहुत भयंकर भयंकर आग भी लग जाती है। और ये मुख्यतः 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है, 10 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसको सवाना कहते हैं। और ये सवाना मुख्यतः सूडान में है, क्योंकि प्रमुख सबसे बड़ा क्षेत्र सवाना है सूडान में, इसलिए इसको कह दिया सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र। सवाना के अलावा भी यही जलवायु पाई जाती है। और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? लानोस में, जो वेनेजुएला में है, कैंपोस ब्राजील में, और कानो सेल्सबरी जो ऑस्ट्रेलिया में है। बात करते हैं तीसरे जलवायु प्रदेश की, जैसे कि राजस्थान आपके सामने है, इसको हमने कह दिया शॉर्ट में रेगिस्तान लिख दिया, लेकिन ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, और दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडी होती है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके सामने है।
जैसे कि इसके क्षेत्र की बात करें, जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है वो सहारा का मरुस्थल यहीं पर है, हमारे भारत का थार मरुस्थल यहीं पर है और अरब रेगिस्तान यहीं पर है। ईरान के कुछ मरुस्थल हैं, सऊदी अरब के मरुस्थल हैं और ये सारे मरुस्थल हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं, जो कि 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है। 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य रेगिस्तान, सवाना, उपोष्ण, हाँ 20 से 30, सॉरी। चलिए बात करते हैं अब हम उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की, मतलब जिसको रेगिस्तानी भूमध्य सागरीय जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ डेटा है भूमध्य सागरीय से। इसकी देखो, आपसे कुछ खास बात यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, बस इतना ही पूछा जाएगा कि कितनी डिग्री के मध्य कौन कौन से जो जलवायु प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होता है, शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, आपको ये बात याद रखनी होगी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो भूमध्य सागर है, कैलिफोर्निया है, चिली है, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और हमारा अंतिम प्रदेश है जिसको हमने कहा स्टेप तुल्य, जिसको स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र कहा, अर्ध शुष्क घास भूमि के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखो ये जो स्टेप है, इसको स्टेपी भी कहते हैं, इसको स्टेप भी कहते हैं। तो ये मुख्यतः यूक्रेन और रूस का जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। आप इसके बारे में नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र है वो तो स्टेप है रूस और यूक्रेन में, इसको स्टेपी भी कहते हैं, स्टेपी। तो ये स्टेपी तुल्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इसका नाम रख दिया स्टेपी तुल्य क्षेत्र। और ये कहाँ पर है, ये है रूस और यूक्रेन। चलो यूक्रेन और रूस ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये स्टेपी तुल्य क्षेत्र पाया जाता है रूस और यूक्रेन में। इस रूस और यूक्रेन के अलावा भी और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है। कौन कौन से वो प्रदेश हैं, देखो पहला एरिया है प्रेरीज। इस प्रेरीज में भी स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात जैसा जलवायु क्षेत्र यहाँ पर है स्टेपी में, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी घास के बड़े बड़े मैदान है, घास के बड़े बड़े मैदान है, वर्षा बहुत कम होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो मध्य एशिया है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का पंपास है, ये सारे एरिया है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र है ये मुख्यतः यूक्रेन और रूस में है। चूंकि बड़ा एरिया है इसलिए इसका नाम रख दिया स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। तो इस प्रकार का क्षेत्र और कहाँ कहाँ पर है जहां पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं और जो सवाना हमने पढ़ा वहां पर भी बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये शुष्क घास के मैदान है स्टेप तुल्य। तो ये एक तो स्टेपी में पाए जाते हैं, स्टेप में यूक्रेन और रूस में, दूसरा प्रेरीज में पाए जाते हैं। प्रेरीज कहाँ है, यूएसए और कनाडा में। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ यूएसए। आपसे मैच करने के लिए कभी कभी आ जाता है कि बताइए प्रेरीज कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कह दीजिए यूएसए या कनाडा में। और उसी प्रकार पाया जाता है डाउन्स। आपसे कभी कभी मिलान करने के लिए बोल दिया जाएगा कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया में। और एक और आपके सामने है वो है वेल्स। वेल्स कहाँ पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और उसी प्रकार एक और स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलता है जिसका नाम है पंपास। और ये पंपास कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला। और पंपास के बाद आपको देखने को मिलेगा कैंटरबरी, कैंटरबरी। ये कैंटरबरी आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। ये कैंटरबरी है, ये रह है कैंटरबरी, ये आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। और एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैंटरबरी के बाद जो कि लास्ट है, और वो है पुस्टाज जो कि हंगरी में है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम होने के कारण चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुस्टाज, यहाँ पर पुस्टाज। ये जय है बाद में, चलो इसको मैं साफ करके लिख ही देता हूँ पुस्टाज। तो ये पुस्ताज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हंगरी, एक देश है हंगरी, वहां पर ये पुस्ताज घास के मैदान देखने को मिलेंगे जो कि स्टेपी के समान है। जैसे घास के मैदान स्टेपी में है, स्टेपी कहाँ है, रूस और यूक्रेन में है, उसी प्रकार आपको ये प्रेरीज के घास के मैदान मिलेंगे। ये कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा में। पहला तो आपको स्टेपीज घास के मैदान मिलेंगे शुष्क रूस और यूक्रेन में, और उसी तरह के आपको घास के मैदान मिलेंगे प्रेरीज में जो कि यूएसए और कनाडा में है।
उसी तरह के घास के मैदान आपको डाउन्स में मिलेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसी तरह के घास के मैदान आपको वेल्स में मिलेंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और उसी तरह के घास के मैदान आपको पंपास में मिलेंगे जो कि वेनेजुएला में है। और उसी तरह के घास के मैदान आपको मिलेंगे कैंटरबरी में जो कि न्यूजीलैंड में है। और उसी तरह के घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे पुस्टाज में जो कि हंगरी में है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जलवायु प्रदेश जो कि डब्ल्यू कोपन ने 5 वर्गों में विभाजित किया और फिर उनको बता दिया गया कि ये कहाँ-कहाँ पर पाए जाएंगे। देखो, ये गर्म आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्षेत्र जैसे कि चीन, अमेरिका का दक्षिणी भाग, भारत का असम और बंगाल, यहाँ पर गर्म आर्द्र उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र पाए जाते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र भी कुछ होता है, स्थलीय समशीतोष्ण होता है। ये कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, इनको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको यही 5 मुख्य चीजें याद रखनी होगी। इनके अब हम बात करते हैं महत्व की। महत्व क्या है? महत्व आपके सामने है। कौन सा महत्व की हम बात कर रहे हैं? हम महत्व की बात कर रहे हैं जो उपोष्ण हम पढ़ रहे हैं उसके संबंध में बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, इसकी हम बात कर रहे हैं। गर्म आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र, इसकी बात कर रहे हैं। देखो, इसकी खास खास बात क्या है? यहाँ पर ग्रीष्म जो होती है बहुत गर्म होती है, हल्की हल्की सर्दी होती है और वर्षा पूरे साल होती रहती है। कौन से वो क्षेत्र हैं? जैसे कि क्षेत्र की बात करें, चीन का क्षेत्र है, अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग है और भारत का असम और बंगाल का जो क्षेत्र है वो भी इसी एरिया में आता है। गर्म आर्द्र उपोष्ण, जिसको बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। समशीतोष्ण की बात करते हैं तो देखो, समशीतोष्ण का मतलब हुआ जो समुद्री पश्चिमी एरिया है, जिसको मरीन वेस्ट कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर भी पूरे साल हल्की बारिश होती रहती है, ठंडी सर्दियां होती हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हमारे सामने है पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का उत्तर पश्चिम जो भाग है वो। फिर स्थलीय समशीतोष्ण की बात करते हैं तो स्थलीय समशीतोष्ण की खास बात यह है कि जो गर्मी है वो बहुत गर्म होती है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सर्दियां बहुत अधिक होती हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी होगी भयंकर, सर्दी के मौसम में सर्दी होगी भयंकर और वर्षा होगी बहुत कम। कौन कौन से क्षेत्र? जैसे कि कनाडा का अंदरूनी हिस्सा है और रूस रूस का भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है। उसी प्रकार हमारे पास है शीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र, जिसको कोल्ड एंड पोलर कहते हैं, जिसको टुंड्रा प्रदेश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, वनस्पति नहीं के बराबर होती है और इसका जो क्षेत्र है जैसे कि कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, ये सब क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो पर्वतीय ऊंचाई के आधार पर जो जो कोपन साहब है उन्होंने एक ऊंचाई के आधार पर भी वर्गीकरण किया था। तो जो पर्वतीय या ऊंचाई आधारित जो उन्होंने वर्गीकृत किया उसकी खास बात क्या है? उन्होंने ये बताया कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। ये तो हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल में, जब हमने पढ़ा था कि जब हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर तो तापमान घटेगा। तो उन्होंने बताया कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, वर्षा अधिक हो सकती है और जो इसका क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है हिमालय एंडीज का पर्वत, जो एंडीज पर्वत है और जो रॉकी पर्वत है, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर पर्वतीय आधारित जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। इनकी महत्व की बात करते हैं तो महत्व यह है कि फसलें, पशुपालन, वन कहां पर होंगे ये इन जलवायु क्षेत्र से तय होता है। मानव बस्तियों और उद्योगों के प्रकार भी इन्हीं जलवायु क्षेत्र के आधार पर तय होते हैं। कहां पर कितना, मतलब भाई हर कोई मौसम के हिसाब से ऐसा थोड़ी कि कोई अंटार्कटिका में जाकर बस जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो ये सारे महत्व हैं और फिर पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भी हमें इन्हीं आधार पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे सामने विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझे होंगे। इनका जो वर्गीकरण है वो किया है डब्ल्यू कोपन ने। अब हमारे पास आ गए टॉप 30 एमसीक्यूज और ये जो हमारे शुरुआत के 15 एमसीक्यूज हैं ये बादलों पर आधारित हैं, क्लाउड्स पर, और फिर अंत के जो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो जलवायु प्रदेश पर आधारित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखो, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आकाश में सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से हैं? तो बताओ कौन से बादल हैं जो सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं?
ऑप्शन नंबर ए सीरस। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि घने ऊंचे सफेद रुई जैसे बादल किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं क्यूमुलस। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है वर्षा करने वाले गरज तूफान वाले बादल कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूमुलोनिम्बस। ये बादल होते हैं जिनसे वर्षा होती है, तूफान आते हैं, बादल आते हैं, बनते हैं और गरज के साथ वर्षा होती है, क्यूमुलोनिम्बस। प्रश्न नंबर 4 फ्रेंड्स, मैंने इनकी सभी प्रश्नों की आंसर की और पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर सेंड कर दी है या कर दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ पर टाइम ही वेस्ट होगा, बस मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, इनका उत्तर बताना है। जैसे कि सिरस बादल किन से बने होते हैं, तो सिरस बादल बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर की, ये कंप्लीट पीडीएफ जो हमने पढ़ी है ये चाहिए है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, सबसे पहला जो कमेंट आपको मिलेगा वो मैंने पिन करके रखा है। आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और आपको ये टॉप 30 एमसीक्यूज वहां पर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। आप बस इसको रीडिंग कर लीजिए विद आंसर की, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखो मैं एक बार आपको झलक दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बादलों का राजमहल किसे कहते हैं, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल कर रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मुख्य है। और फिर उसके बाद ये जो 15 क्वेश्चन आपके शुरुआत के मिलेंगे वो बादलों से संबंधित मिलेंगे, और फिर जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको जलवायु प्रदेश से संबंधित मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पर आप हमारे ये क्वेश्चन आंसर आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी देखो, जैसे ये विश्व के जलवायु प्रदेश, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। और इसके अलावा और भी स्टडी मटेरियल, कंटेंट, पीडीएफ हर टॉपिक का चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपकी सफलता में हमारा थोड़ा बहुत साथ आपके लिए बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। आपको किसी भी तरह की किसी स्टडी मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड, जाते जाते आपसे अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से भी कराइए।